अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। लास्ट लेक्चर के अंदर कोई इशू, लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा हो उसमें से कोई चीज डिस्कस करनी है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें। नो मैम, मैम वो अपलोड कर दीजिएगा उसकी रिकॉर्डिंग। जी बेटा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मैम उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। जी बेटा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लास्ट लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आपने अगर रिकॉर्डिंग सुनी है और उसमें कोई इशू है तो वो मुझसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम रिकॉर्डिंग मिली ही नहीं थी, एलएमएस पे चेक किया था। बेटा, अगर आपके पास आपने कोई यूट्यूब पे कोई लेक्चर सुना हुआ है ऐसे का, यस मैम। उसी से चेक कर देते। उस सेम फोल्डर के अंदर प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपके सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। अगर मैंने एलएमएस पे वो शेयर नहीं भी किया या मैं भूल रही हूँ तो वो आपकी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ही सेम दो प्लेलिस्ट होंगी, एचसीआई के नाम से, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है, हर लेक्चर जब होता है तो उसके बाद उसमें अपडेट मैं कर देती हूँ। मोस्टली नेक्स्ट डे कर दूंगी या उसी दिन कर देती हूँ। ठीक है मैम, उसमें चेक कर लूँगा मैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बाकी कोई स्पेसिफिक आपने पढ़ा हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया होगा तो वो आप पूछ लें। हम इस वक्त हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, हम पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जिसमें हमने कहा कि सिस्टमैटिक तरीके से हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। और वो सिस्टमैटिक वे क्या है? हम कहते हैं कि हम 7 स्टेजेस से गुजर के रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। वो 7 स्टेजेस में हमने शुरू किया इंसेप्शन से और वो एंड होगी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पे। इंसेप्शन की स्टेज पे हमने देखा क्या होता है कि जर्नल ओवरव्यू लिया जाता है, स्टेक होल्डर्स फाइंड किए जाते हैं, एंड रिक्वायरमेंट आपने डोमेन नॉलेज गेट करते हो, इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हो सॉफ्टवेयर के क्या होते हैं, टेक्स्टा। सेकंड में हमने कहा एलिसिटेशन। एलिसिटेशन में हमने कहा कि रिक्वायरमेंट असल में उतलवानी है कि रिक्वायरमेंट है क्या, क्लाइंट बनवाना क्या चाह रहा है, आपने फाइंड आउट करना है। उस केस में क्या होता है, आप क्या करते हो, क्लाइंट क्या बनवाना चाह रहा है उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। हमने देखा कि कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके अलावा क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो होती है वो एक टेक्निक यूज होती है। रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन के लिए 100+ और टेक्निक है, जैसे हम क्वेश्चनियर कर सकते हैं, एथनोग्राफी हो सकती है, इसके अलावा क्या प्रोटोटाइप बना के रिक्वायरमेंट गैदर की जा सकती है, ये सब। अब उसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन की स्टेज हमने देख ली। देन आता है थर्ड पे एलेबोरेशन। एलेबोरेशन स्टेज में हमने क्या किया कि वो रिक्वायरमेंट जो इलिस्ट्रेशन की स्टेज पे हमें इलिसिट कर रही है, हम उनको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस मॉडलिंग भी कहा जाता है एलेबोरेशन की स्टेज को। इसके अंदर हम दो तरह का एनालिसिस मॉडलिंग करते हैं, दो तरह की मॉडलिंग, एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होता है। देन हमने देखा स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर किस तरह की मॉडलिंग होती है, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर 3 तरह की मॉडलिंग आती है। कौन सी? क्लास बेस्ड मॉडलिंग एंड बिहेवियर मॉडलिंग एंड सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। ये चीजें हमने देखी। देन हमने ओवरव्यू में देखा कि जो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है उसके अंदर फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग आ रही है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर फ्लो ओरिएंटेड में क्या होता है, जैसे नाम है, डाटा की फ्लो को दिखाना है। सिस्टम के अंदर कौन कौन सी इनपुट्स हैं, कौन सी आउटपुट्स हैं, डाटा के फ्लो को दिखाया जा रहा होता है। उसके बाद हमने देखा कि
कौन सी? सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, यूजर का सिस्टम से इंटरेक्शन दिखाया जा रहा होता है, डिफरेंट डायग्राम, यूज केस डायग्राम से यूजर का एक्टर सिस्टम से इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जहां पे एलेबोरेशन की, डिफरेंट पार्ट्स की जरूरत होती है, एक्सपेंड करने की जरूरत होती है यूज केस को, हम एक्टिविटी डायग्राम बना लेते हैं। देन उसके बाद सिस्टम की पार्टीशन को शो करने के लिए हम स्विम लेन डायग्राम बना लेते हैं, जो कि सिस्टम की फर्स्ट पार्टीशन होती है, जो कि दिखाती है कि एक एक्टर, डिफरेंट एक्टर्स क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये था सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। हमने देखा अभी हम एलैबोरेशन स्टेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडलिंग थी उसके अंदर हम कौन सी देख रहे थे, हमने सिनेरियो बेस्ड देख ली, स्ट्रक्चरल में हमने फ्लो ओरिएंटेड भी देख ली लास्ट क्लास में। अब हमारे पास दो तरह की मॉडलिंग रह गई है, क्लास बेस्ड मॉडलिंग एंड बिहेवियर मॉडलिंग। ये दो तरह की मॉडलिंग आज के लेक्चर में हम देखेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट, यहाँ पे ये डायग्राम हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की स्टेज पे हैं, तो हम ओवरव्यू कर रहे हैं। इन पे डिटेल लेक्चर हम डिजाइन की स्टेज पे करेंगे। अभी जस्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एलेबोरेशन स्टेज पे हम इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसलिए हम इसको इस ओवरव्यू के फॉर्म में कर रहे हैं। इनके डिटेल हर डायग्राम पे एक एक लेक्चर होगा। आज स्टार्ट करते हैं क्लास बेस्ड मॉडलिंग। लास्ट लेक्चर में हमने इसको बल्कि स्टार्ट भी किया था क्लासेस। अब क्या है कि आपका सिस्टम जो है वो जो आपका सिस्टम है सारा, जब आपको रिक्वायरमेंट क्लाइंट देता है तो वो आपको ये तो नहीं बताएगा कि सिस्टम की क्लासेस क्या क्या हैं, रिक्वायरमेंट से आपको नहीं पता चलेगा। आपने क्लासेस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग की जाती है, इसलिए सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग मैंने पहले आपको पढ़ा दी। उसमें सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर यूज केस टेक्स्ट आपने जो लिखा है, उस टेक्स्ट की हम ग्रामेटिकल पार्सिंग करेंगे। ग्रामेटिकल पार्सिंग का क्या मतलब है, उसमें से हम पढ़ते जाते हैं टेक्स्ट को और उसमें से नाउन्स निकाल लेते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, ये टॉपिक नाउन्स निकाल लेते हैं। और नाउन्स जो हैं हम कह देते हैं, ये नीचे आपका टेबल शो हो रहा होगा एक, इस टेबल में हम कहते हैं ये पोटेंशियल क्लासेस वाला जो कॉलम है, इसको हम फिल कर देंगे। पूरे टेक्स्ट के अंदर जितने भी नाउन होंगे वो हमारी पोटेंशियल क्लासेस बन जाएंगी। अब सिस्टम के अंदर 100 नाउन है, तो 100 जो टेक्स्ट के अंदर से 100 नाउन निकल गए तो 100 क्लासेस तो नहीं होंगी, इतनी ज्यादा क्लासेस हम नहीं बनाएंगे। एक बात होती है कि हमने इंडिपेंडेंस लानी होती है सिस्टम में, लेकिन अगर क्लासेस बहुत ज्यादा कर देंगे तो लास्ट पे इंटीग्रेशन के इशू आ जाते हैं। जब क्लासेस को आपस में इंटीग्रेट करना होता है तो इश्यूज आते हैं, इसलिए हम एक बैलेंस रखते हैं। पोटेंशियल बहुत सारे नाउन, हम जो नाउन टेक्स्ट में से निकालेंगे वो पोटेंशियल क्लासेस बन जाएंगी। देन हम देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं कौन सा नाउन किस क्लासिफिकेशन में लाई करता है। आगे जाके हम देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। देन हम एक पर्टिकुलर सिलेक्शन क्राइटेरिया से गुजारते हैं उन नाउन को। उस सिलेक्शन क्राइटेरिया से कुछ एक्सेप्ट हो जाते हैं नाउन की जो क्लासेस बनेंगी, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे, जैसे आप यहाँ पे एंट्री टेस्ट एडमिशन के लिए टेस्ट देते हो और आप में से कुछ लोग एक्सेप्ट हो जाते हैं, जिनका एडमिशन हो जाता है, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, तो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया से आपको गुजारा जाता है। इसी तरह वो नाउन जो हमने निकाल लिए, हम उनको एक क्राइटेरिया से गुजारेंगे और देखेंगे अगर जी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लें तो वो क्लासेस बन जाएंगे, अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो वो नाउन जो होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। क्या स्टेप्स थे? फर्स्ट में जो टेक्स्ट होता है, यूज केस का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से हमने पढ़ के नाउन निकालने हैं। दूसरा काम क्या करना है, उनको क्लासीफाई करना है, कौन सी क्लासिफिकेशन में कौन सी क्लास में लाई करता है। थर्ड में हमने क्या करना है, हमने क्राइटेरिया से गुजारना है और गुजारने के बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अब इसमें देखें जो टेक्स्ट आपके पास लिखा होगा, यहाँ पे सिंपल कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है स्लाइड पे। ये टेक्स्ट प्रेसमैन की बुक से लिया गया है, सेफ होम की जो एग्जांपल है। सिंपल वैसे एज इट इज टेक्स्ट वहां से उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। ये सारे पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे मैं एक पॉइंट पढ़नी, इसमें कुछ याद भी नहीं करना, समझना है चीज को। एक पॉइंट अगर मैं रीड करती हूँ, द सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन enables the homeowner to configure
The security system, when it is installed, monitor all the sensors connected to the security system and interact with the homeowner through the internet, a PC or a control panel. अगर टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है तो आप उसमें से नाउन्स आइडेंटिफाई करते हो। फर्स्ट काम क्या है, जो भी आपके पास टेक्स्ट है, यूज केस का टेक्स्ट आपने, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग आपने पहले की, तो आपने टेक्स्ट आपके पास आ चुका है। अब उस टेक्स्ट में से आपने नाउन निकाल लिए, नाउन निकाल के आपने एक टेबल के अंदर एक टेबल बनाया हुआ है और उसके अंदर पोटेंशियल फर्स्ट कॉलम जो है उसमें वो सारे नाउन लिख लेने हैं। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो सेफ मैम होम आपकी सिक्योरिटी आवाज सिस्टम नहीं हाईलाइट, क्लियर आ रही। क्लियर है मैम, आपकी आवाज ही मैम इंटरनेट आवाज नहीं नहीं है। क्लियर आ रही आपकी। ठीक है बेटा, आपको जिसको क्लियर नहीं आ रही थोड़ा सा वेट कर लें तो क्लियर हो जाएगी, या फिर आपको जहां से कुछ पर्टिकुलर पार्ट समझ नहीं आता, जब रिकॉर्डिंग मिलेगी तो वो वहां से आप दोबारा से सुन लीजिएगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो फिर मेरे पास ऑफिस में आके आप क्लियर कर सकते हैं वो वाला पॉइंट। यहाँ पे सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम, ये आपके पास हाईलाइट जो बोल्ड हो गया है, वो आपके पास नाउन आपने फाइंड आउट करनी है कि इस सिस्टम के अंदर ये नाउन है। अब हम कहते हैं कि जितने भी नाउन है सब पोटेंशियल क्लासेस बन जाएंगे। हमने फर्स्ट कॉलम वो फिल कर दिया। यहाँ पे ये देखें, ये जो टेबल था लास्ट पे लिखा हुआ है फर्स्ट में, वो सारे नाउन हम पेस्ट कर देंगे, नीचे कॉलम में ऐड एंट्रीज होती जाएंगी और सारे नाउन आ जाएंगे। सेकंड में हमने क्लासिफिकेशन करनी है। अब वो क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, ये जनरली ये क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, जो नाउन आपने आइडेंटिफाई किया वो या तो एक्सटर्नल एंटिटी होगा। एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है, कोई भी चीज जो सिस्टम के बाहर से इंटरेक्ट कर रही होगी। हमारे जितने भी एक्टर्स होंगे वो सिस्टम की एक्सटर्नल एंटिटीज है। अब वो जो एक्टर्स हैं वो क्या हो सकता है, जैसे वो कोई मशीन हो सकती है, जैसे एचआर की एग्जांपल हम दे रहे थे। एचआर में जो एचआर मैनेजर होता है वो कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे कोई डिवाइस भी हो सकती है, या वो कोई और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। जैसे फाइनेंस सिस्टम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है जनरेट करने के लिए सैलरीज, वो यहाँ इनपुट दे रहा है अगर, तो वो एक कोई और सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी हो सकता है। इसके अलावा कौन सी क्लासिफिकेशन, थिंग, वो कोई चीज हो सकती है जैसे डिस्प्ले करना, जैसे जो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन शो होती है, या कोई रिपोर्ट जनरेट करना। जो एचआर मैनेजर है वो कहता है कि मुझे मंथली रिपोर्ट चाहिए, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस की मंथली रिपोर्ट चाहिए, या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की आपने फाइंड आउट करना है आज प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो रिपोर्ट जनरेट करना जो होती है वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। अक्ररेंस और इवेंट, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई कंप्लीशन हुई है या कोई मूवमेंट। कंप्लीशन की एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, लाइक हर मंथ की 20th को सैलरी कैलकुलेट होती है, तो ये अक्रेंस हुई है। जैसे ही 20 डेट होगी कैलेंडर पे, जहाँ हर मंथ की एक एचआर मैनेजर कहता है हर मंथ की जो 30th डेट होती है उस पे मैंने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है कि इस एम्प्लॉय ने इस मंथ में कितनी छुट्टियां की हैं। तो जो डेट है जो वो एक अक्रेंस हो रही है, इस अक्रेंस पे कोई काम होता है। जैसे मंथ की कंप्लीशन पे ये काम होगा, रिपोर्ट जनरेट होगी। जहाँ मूवमेंट कैसे, जैसे आपने मोशन सेंसर लगाया हुआ है, ये जैसे होम सिक्योरिटी सिस्टम था इसके अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है जो कि मोशन को डिटेक्ट कर रहा है। मोशन, कोई चीज मूव करती है तो उसके बाद उस पे सर्टेन एक्शन परफॉर्म होता है, तो यहाँ पे वो चीज हो सकती है। इसके अलावा वो कोई रोल हो सकता है, जैसे एचआर मैनेजर है, सेल पर्सन है, आपकी कंपनी का कोई रोल है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो सकता है, जैसे एचआर, पूरी यूनिवर्सिटी के एग्जांपल लें तो एग्जाम का सिस्टम है। इसके अलावा और कौन कौन से, फाइनेंस का सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। कोई प्लेस हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर, कंपनीज डिफरेंट में जो होती हैं, स्ट्रक्चर, इसके अलावा हो सकता है। ये जनरल कैटेगरीज क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। आप जो नाउन आइडेंटिफाई करोगे वो नाउन इनमें से, जी जी बेटा, प्लेस में क्या है, जैसे आप किसी ऐसी कंपनी का बना रहे थे
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे हम अभी तो यूनिवर्सिटी की मैं एग्जांपल देती हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बना रहे हो तो उनका एक, जैसे कोई एक गोदाम होगा, एक और फ्लोर होगा जिसके ऊपर कोई चीजें, जो उनका रेपोजिटरी में जो पार्ट पड़े हुए हैं उनको मैनेज किया जा रहा है। तो प्लेस को आप ये कर रहे हो कि डिफरेंट प्लेसेस को, अगर कोई प्लेस है तो वो भी ये एक कैटेगरी है उसकी। अब जो नाउन आपने निकाल लिए हैं, उन नाउन को आपने क्लासिफाई करना है कि वो कौन सी क्लासिफिकेशन में एग्जिस्ट करते हैं इसमें से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने होम ओनर जो है कौन सी में होगा, यहाँ से देखें, हम होम ओनर की एग्जांपल, हम सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो कि आपकी प्रेसमैन की बुक में से है। बार बार मैं यूज कर रही हूँ, आपकी एक रिकमेंडेड बुक है समरविल की और प्रेसमैन की। जो समरविल की बुक से मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अभी मैं प्रेसमैन की बुक से ये एग्जांपल्स करवा रही हूँ, जो डायग्राम्स वाली एग्जांपल है। उस बुक में होम सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की एक एग्जांपल वो पूरी बुक में लेके चलेगा हर डायग्राम के लिए। उसमें क्या है कि वो घर जो है उसको सिक्योर कर रहा है, एक बंदा जो है उसने बाहर कहीं किसी भी जगह पे बैठा हुआ है, वो अपने घर को मॉनिटर कर रहा है कि मैं यहाँ पे देख सकूं कि मेरे घर में कोई एंटर होता है या कोई कुछ किसी टाइप की मूवमेंट हो रही है या काम हो रहा है, किसी भी टाइम पे मैं कैमरास के थ्रू मॉनिटर कर सकूं। वो ये एग्जांपल लेके चल रहा है। अब उसी एग्जांपल पे पहले हमने क्या फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग में डीएफटीज बनाई थी। अब हम देख रहे हैं कि क्लास डायग्राम जो होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले हमने वो जो यूज केस का टेक्स्ट लिखा था, उस टेक्स्ट में से नाउन निकाल लिए और वो नाउन को हम देख रहे हैं कि यार ये नाउन, अब उनमें से कुछ नाउन क्लासेस बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। अब कौन से ऐसे नाउन होंगे जो क्लासेस बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे, ये हम आगे जाके देखते हैं। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, अगर क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं तो होम ओनर जो घर का ओनर है वो उस सारी कॉन्टेक्स्ट में कौन सी इस कैटेगरी में से लाई करेगा, कौन सी क्लासिफिकेशन, ये सामने आपके क्लासिफिकेशन शो हो रही है। घर का ओनर जो है वो किस कैटेगरी में लाई करेगा, एक्सटर्नल एंटिटी में होगा। एक्सटर्नल एंटिटी कोई भी चीज जो सिस्टम के बाहर से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी वो एक्सटर्नल एंटिटी होगी। अगर कोई बंदा आपके घर में एंटर होता है तो वो किस कैटेगरी, अगर कोई चीज कोई अक्कर होता है, कुछ अक्रेंस होती है, तो वो किस कैटेगरी में लाई करेगी, क्या कौन सी वाली में कह रहे हैं? अगर कोई मूवमेंट होती है, कोई सेंसर डिटेक्ट करता है, तो मेनली हम उस बंदे की इंफॉर्मेशन तो नहीं सेव कर रहे, सेंसर डिटेक्ट हुआ है तो हमें उस बात से कंसर्न है। अब वो क्या होगा, अक्रेंस आर इवेंट में होगा, कोई इवेंट अकर हुआ है, कोई इवेंट अकर हुआ है जिसके रिस्पॉन्स में कोई चीज काम होगा, तो इसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा ये सारा समझ लें। अच्छा क्या चीजें होती हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट एग्जैक्ट नहीं बना होता। जैसे जैसे आप इस चीज के अंदर एक्सपीरियंस गेट करते हो, आप आदी हो जाते हो, आप अच्छी तरह से करना शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट में कुछ चीजें हमारी गलत होती हैं, लेकिन वो सी चीजें एक्सपीरियंस की बेस पे आप डिसाइड कर पाते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिन पे हम क्लासेस को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, या क्लासेस को जैसे कुछ ऐसे एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती हैं जिन पे हम क्लासेस को कंसीडर नहीं भी करते कि ये हमारी थैंक यू सो मच। अब मैंने आपसे कहा थर्ड पॉइंट क्या है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आपने किस क्राइटेरिया की बेस पे जो नाउन डिसाइड किए हैं उनको क्लास में शामिल करना है या नहीं करना। आपने जो नाउन आइडेंटिफाई कर लिए हैं, क्या वो क्लासेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये किस क्राइटेरिया की बेस पे डिसाइड होगा। अगर वो नाउन कोई इंफॉर्मेशन रिटेन कर रहा है तो वो क्लास बनेगा। इंफॉर्मेशन रिटेन करने का क्या मतलब है, अगर वो कोई इंफॉर्मेशन सेव कर रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी की अगर हम एग्जांपल देते हैं, स्टूडेंट, हमने एक नाउन फाइंड आउट कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया स्टूडेंट एक नाउन है, क्या स्टूडेंट की कोई इंफॉर्मेशन रिटेन की जा रही है?
स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, उसका सारा बायोग्राफिक डाटा, उसके प्रीवियस सेमेस्टर की हिस्ट्री, ये सब कुछ सेव किया जा रहा होता है। तो ये क्लास बनेगी जब कोई इंफॉर्मेशन रिटेन की जा रही हो, जैसे एम्प्लॉय है अगर यूनिवर्सिटी में, क्या उसकी इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है? की जाती है। जहां जहां इंफॉर्मेशन सेव की जा रही हो वो क्लास बनेगी, वो नाउन क्लास बनेगा। नीडेड सर्विसेज, अगर कोई नाउन जो है वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तो वो क्लास बनेगी। जैसे एम्प्लॉय है, हम एचआर की एग्जांपल जो लेके चल रहे हैं, एचआर जो है, एम्प्लॉय जो है डेली आके अटेंडेंस मार्क करता है इनकी, जब वो वापस जाता है तो वो आउट की अटेंडेंस मार्क करता है, तो वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जिसको डेली बेस पे सेव किया जा रहा होता है। तो ये नीडेड सर्विस, वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन एट्रीब्यूट्स, कॉमन ऑपरेशंस। अच्छा, ये तीन चीजें कैसी हैं? वो पढ़ी होगी। एक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अब क्लास में क्या एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होते हैं। अब उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट होते हैं तो वो उनके कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो हर ऑब्जेक्ट के वो वाले एट्रीब्यूट्स होंगे, हर ऑब्जेक्ट वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता होगा। उस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसके वो सारे एट्रीब्यूट्स भी होंगे, वो सारे ऑपरेशन भी वो परफॉर्म कर सकता होगा। तो सेम बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस नाउन के कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, जो कि अगर क्लास बने तो उसके जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। जैसे स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट अगर हमने क्लास बनाई है तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें जो हैं। अब स्टूडेंट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे आप सब एक एक ऑब्जेक्ट है, तो उसमें ये सारी चीजें कॉमन होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके लिए सेव करनी होगी। और उसके बाद कुछ कॉमन ऑपरेशन होंगे, हर स्टूडेंट वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। हर स्टूडेंट ने एग्जाम देना है, हर स्टूडेंट ने रजिस्टर कोर्स करवाने हैं, हर स्टूडेंट ने एनरोलमेंट करनी है। कुछ ऑपरेशन जो होंगे वो उस क्लास के कॉमन होने चाहिए, कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कॉमन ऑपरेशन होने चाहिए। उसके बाद है लास्ट पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट। कुछ केसेस में ऐसी होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिस पे, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बात की है कि हम समटाइम्स एक चीज जो है वो इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं भी कर रही। हमने कहा है कि जो सारे नाउन इस क्राइटेरिया से गुजरेंगे तो उनको हमने कंसीडर करना है क्लासेस, और जो इसमें से नहीं गुजरेंगे वो हम उनको रिजेक्ट कर देंगे, हम उनको क्लासेस नहीं बनाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि हमें पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में समझ आते हैं। समटाइम हम कहते हैं ना, अच्छा ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, उस कॉन्टेक्स्ट से अगर निकाल दो तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो हमें कुछ चीजें आती हैं जो पर्टिकुलर सिनेरियो में आप प्रोजेक्ट करते हुए एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, अच्छा इसमें ये क्लास बनानी चाहिए और ये क्लास नहीं बनानी चाहिए। अब समटाइम क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन नहीं भी रिटेन कर रहे होते तो हम उसे क्लास कंसीडर कर लेते हैं, या समटाइम कोई एक्सटर्नल एंटिटी होती है, उसकी कोई चीजें सेव नहीं की जा रही होती लेकिन फिर भी उसको क्लास कंसीडर कर लिया जाता है। तो कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। आपने बहुत हार्ड एंड फास्ट पे स्टिक नहीं हो जाना कि ये वाली चीजें, ये क्राइटेरिया जो था एग्जिस्ट नहीं करता था लेकिन फिर हम इसने एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर हमने इसे क्लास क्यों बनाया है। क्या पढ़ा है अभी तक हमने? एक टेबल बनाना होता है क्लास डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले जो आपके पास यूज केस टेक्स्ट है, आपने वो टेक्स्ट फाइंड आउट करना है। उस टेक्स्ट में से आपने ग्रामेटिकल पार्सिंग करनी है। ग्रामेटिकल पार्सिंग का वर्ड का मतलब क्या है कि हमने नाउन निकाल लेने हैं, हमने पढ़ना है, उसमें से नाउन निकाल लेने हैं। वो नाउन अभी तक इसके सेकंड और थर्ड कॉलम को भूल जाए, सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे अब जितने भी नाउन होंगे वो पोटेंशियल क्लासेस हैं, उन सबको आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, जितने भी नाउन निकाले। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन वाले में यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है कि ये क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है, हमने बताना है वो नाउन किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है। होमओनर जो है एक्सटर्नल एंटिटी भी है, रोल भी है। सेंसर क्या है? एक्सटर्नल एंटिटी है। कंट्रोल पैनल क्या है? हमने इस तरह क्लासिफिकेशन बतानी है कि वो नाउन जो हमने ग्रामेटिकल पार्सिंग से निकाले हैं वो किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करते हैं। देन थर्ड कॉलम पे हमने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है कि इस नाउन को हम क्लास बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। वो किस पे?
इस क्राइटेरिया की बेस पे अगर कोई नाउन, कुछ ऐसे होंगे, सबसे पहले जनरल आप करेंगे, एक्सेप्शन सम टाइम लाई करती हैं, लेकिन कुछ जनरल आप सबसे पहले करेंगे। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन रिटेन की जा रही है, सर्विस चाहिए, कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए, उसके एग्जिस्ट करते हैं, कॉमन ऑपरेशन है, तो वो आप क्लासेस बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें, होम ओनर जो है एक्सटर्नल एंटिटी तो है, लेकिन रिजेक्ट हो रहा है, क्यों? आगे रीजन लिखी है, 1 और 2 जो है वो फेल करता है। 1 और 2 क्या था? फर्स्ट जो था क्राइटेरिया वो क्या था? रिटेन इंफॉर्मेशन। सेकंड क्राइटेरिया क्या था? नीडेड सर्विस। हम कहते हैं कि होम ओनर एक्सटर्नल एंटिटी तो है, लेकिन वो कोई इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर रहा। अब सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर हम होम ओनर सिर्फ पिन एंटर करता है, पिन एंटर करके लॉगिन हो जाता है, उसका नाम, उसका आईडी, कोई चीज सेव नहीं की जा रही, बस पिन एंटर करके वो लॉगिन हो जाता है। तो ये हम कह रहे हैं ना तो वो कोई वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, उसको सर्विसेज चाहिए, ना वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा सेंसर जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब सेंसर के केस में क्या होगा? क्या फेल का क्या मतलब है? फेल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमने नाउन निकाल लिए। नाउन निकालने के बाद में मैंने आपसे कहा है, जब आप यहाँ पे एंट्री टेस्ट देते हो, एडमिशन क्राइटेरिया है, आप उसमें से गुजरते हो, कुछ आप पास हो जाते हो, कुछ फेल हो जाते हो। जो फेल हो गए वो एंटर नहीं होंगे यूनिवर्सिटी में, जो पास हो गए हैं वो यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सारे नाउन आपने निकाले हैं, हमने कहा ये पोटेंशियल क्लासेस तो हैं, लेकिन इनमें से कुछ नाउन जो है क्लासेस बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, वो हम क्राइटेरिया की बेस पे डिसाइड कर रहे हैं। अब जो क्राइटेरिया पे पूरे उतर आए हैं वो क्लासेस बन जाएंगे, एक्सेप्ट जिन पे लिखा हुआ है, और जो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरे वो मतलब ये है कि ये क्लासेस नहीं बनेंगे, वहां पे फेल लिखा हुआ है कि ये हमारे सिस्टम की क्लासेस नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे जैसे सेंसर है, अगर मैं सेंसर की बात करती हूँ तो अगर मोशन सेंसर है, कौन से वाला सेंसर जो है, अगर अलार्म हुआ है, घर के अंदर कोई एंटर हुआ है, अलार्म हुआ है, अब किस टाइप का अलार्म, क्या फायर का अलार्म था, किस टाइप का अलार्म था, कोई इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है जिसकी बेस पे कुछ एक्शन होगा। अब एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, उसके घर में आग लग गई है, अब रजिस्टर उसके अंदर क्या है, डाटाबेस के अंदर एक नंबर सेव किया हुआ है कि अगर आग लग जाएगी, फायर ब्रिगेडियर्स का नंबर सेव किए हुए हैं कि इस नंबर पे आपने कॉल कर देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल जनरेट हो जाएगी। इसमें क्या है, सेंसर की बेस पे कोई डिसीजन भी लिया जा रहा है, और सेंसर की इंफॉर्मेशन सेव की हुई है कि अगर मोशन सेंसर हुआ है तो इस नंबर पे कॉल करनी है, अगर फायर का सेंसर है तो वो इस नंबर पे कॉल करनी है। कुछ इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह अच्छा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ये देखें जैसे नंबर और टाइप है, नंबर और टाइप हम इनको क्लासेस नहीं बनाते, क्यों? रिजेक्ट हो रहे हैं। अच्छा सबसे पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, ग्रामेटिकल पार्सिंग करके नाउन्स निकाल लिए थे। अब नाउन्स को हम एक्सेप्ट क्लासेस बना रहे हैं। एक्सेप्ट का क्या मतलब है कि ये क्लास बनेगी, और रिजेक्ट का मतलब है ये क्लास नहीं बनेगी। अब जो रिजेक्टेड नाउन है वो क्या होंगे, वो आपके उन क्लासेस के एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। जो आपने क्लासेस बना ली हैं, आपने जनरली पहले क्लास डायग्राम और ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि ये क्लासेस आती कहाँ से हैं। रिक्वायरमेंट्स आप क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दे दी है, अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी क्लासेस बनेगी। क्लास डायग्राम कैसे बनाई थी, बनाई हुई है क्लास डायग्राम कभी? कैसे बनाते थे वो ठीक है, उसके ऊपर क्लास का नाम, फिर एट्रीब्यूट, फिर फंक्शन, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा किसी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी क्लासेस बनानी है? वो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप रिक्वायरमेंट्स तो यूजर ने दे दी, आपके पास टेक्स्ट आ गया, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें के अंदर से कौन सी क्लासेस निकलेंगी? हम ये बहुत सारा प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि एक टेक्स्ट जो हमें मिल गया है उसके अंदर से हम कैसे फाइनलाइज करेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर वो जो डिब्बे बनते थे वो कितने बनेंगे। हम यहाँ पे सादा लफ्जों में ये डिसाइड कर रहे हैं
कि वो, अब हम वो कह रहे हैं कि जब हम नाउन निकाल लेते हैं, नाउन को फिर हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं क्राइटेरिया की बेस पे, और जो एक्सेप्ट हो गए वो क्लासेस बन गए हैं, और जो रिजेक्ट हो गए हैं वो उन क्लासेस के एट्रीब्यूट्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर अगर क्या है, जैसे मास्टर पासवर्ड है, पासवर्ड जो है वो किसी ना किसी क्लास का एट्रीब्यूट होगा। जैसे आपका यूजर आईडी जो होता है, यूजर आईडी जो स्टूडेंट क्लास का एक एट्रीब्यूट होगा। फिर उसके बाद यूजर की कुछ फंक्शनैलिटी होंगी जो वो परफॉर्म कर सकता है। अब पहला स्टेप हमने क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली। सेकंड स्टेप, अब उन क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस कैसे आपने डिफाइन करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप उसमें से क्या हुआ, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे, यहाँ पे जो नाउन आपके रिजेक्ट हो गए हैं वो आप देखेंगे कि किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आप उस क्लास के एट्रीब्यूट बना देंगे। और उसके बाद ऑपरेशन कैसे होंगे, जहां से एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, वही ग्रामेटिकल पार्सिंग जो आपने नाउन निकाल लिए हैं, आप उन नाउन में से जो रिजेक्ट हुए हैं उनको क्लासेस के एट्रीब्यूट्स बना देंगे, वो जिस क्लास से बिलोंग करते होंगे। रीजनेबली आपको लगेगा कि इसमें होना चाहिए। जैसे आपको पता है स्टूडेंट आईडी जो होगा स्टूडेंट क्लास में ही होगा, सिस्टम पासवर्ड जो है वो सिस्टम क्लास के अंदर होगा। जो आपको लगता है, आपको अपने माइंड के लिहाज से जो लग रहा है वो आपने उसका एट्रीब्यूट बना दिया है। ऑपरेशंस कैसे डिफाइन होते हैं, उसके बाद सेम वही टेक्स्ट जिसमें से आपने पहले नाउन आइडेंटिफाई किए थे, आप दोबारा से उस टेक्स्ट को पढ़ते हो। उस टेक्स्ट में पढ़ने के बाद आप उसमें से वर्ब्स निकाल लेते हो। वर्ब क्या होता है, जो काम होता है। अब सेम वो स्टेटमेंट पढ़ोगे, उसमें से जैसे मैं ये आप पढ़ती हूँ, सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन enables the homeowner to configure the security system when it is installed, monitor all sensor connected to the security system and interacts with the homeowner through the internet PC। अब मुझे इस पॉइंट में बताएं कि कौन कौन से वर्ब्स हैं। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसके अंदर से वर्ब्स बताएं कौन कौन से हैं। कॉन्फ़िगर वर्ब है, कौन कह रहा है सिक्योरिटी होगा, इंस्टॉल वर्ब होगा। काम, कोई काम जो होता है उसको वर्ब कहा जाता है। क्या कनेक्शन, नहीं ये नहीं है। एनेबल्स, एनेबल्स वर्ब है जहां पे कोई काम परफॉर्म होता है। इंटरेक्ट्स वर्ब है, इंटरेक्ट्स। यस। यहाँ पे देखें जितना मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सब वर्ब्स हैं। जो भी वर्ब्स होंगे वो ऑपरेशंस बन जाते हैं। वो क्लास डायग्राम जिसके अंदर आप ऊपर क्लास का नाम लिखते थे, फिर एट्रीब्यूट्स लिखते थे, फिर ऑपरेशंस लिखते थे, अब वो डायग्राम हम बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अब हमारे पास क्लासेस कहाँ से आएंगी। सबसे पहले जो हमारे पास यूज केस टेक्स्ट होगा उसकी ग्रामेटिकल पार्सिंग करके नाउन्स निकालेंगे, वो नाउन पोटेंशियल क्लासेस बन जाएंगी, उसमें से कुछ एक्सेप्ट हो जाएंगे, कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे। जो एक्सेप्ट होंगे सर्टेन क्राइटेरिया से गुजर के वो क्लासेस बन गई, उनके सबके हमने डिब्बे बना लिए। अब डिब्बों के अंदर हमें फिल करना है एट्रीब्यूट वाला पोर्शन और ऑपरेशन वाला पोर्शन। एट्रीब्यूट वाला पोर्शन हमने कैसे फिल किया, वो जो नाउन रिजेक्ट हुए थे वो जिस क्लास से बिलोंग करते थे हमने उस क्लास में ऐड कर दिया। उसके अलावा जो भी उसकी इंफॉर्मेशन सेव करनी थी वो आपके उसके एट्रीब्यूट्स बन गए। उसके अलावा अब हमने ऑपरेशन, नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें लिखना है कि ऑपरेशन क्या होंगे। अब ऑपरेशन क्या होते हैं, हम सेम टेक्स्ट को क्या ग्रामेटिकल पार्सिंग करते हैं, वर्ब्स निकाल लेते हैं। कौन सा सिक्योरिटी का, बेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो एक नाउन है, हम इसके नाम से नाउन, सिस्टम के नाम से एक नाउन है। ये नाउन जो होगा वो क्लास बनेगी, पोटेंशियल क्लास बनेगी। अब उसके बाद इसको क्राइटेरिया से गुजरा जाएगा, क्या सिस्टम की इंफॉर्मेशन कोई सेव की जा रही है,
हाँ सेव की जा रही है सिस्टम की, सिस्टम कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, हाँ करता है, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट होने के बाद वो एक क्लास बन जाएगी। देन इस क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ फंक्शन होंगे, जो कि हम इसमें एट्रीब्यूट्स और फंक्शन वाले कॉलम में लिख देंगे। वर्ब्स जो होंगे वो इसके फंक्शंस बनते हैं कि वो क्लास ये काम परफॉर्म कर सकती है। वही है, लेकिन वहां में आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये हमारे आते कहाँ से हैं। आपने डायरेक्टली वहां से बस कर दिया, जो कि जहाँ नेट से देख के कर दिया या कहीं से देख के आपने जो भी बना लिया। लेकिन आपकी क्लासेस सिस्टम के अंदर बनेगी कैसे? अगर आप एक चीज, क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है, क्लाइंट आपको क्लासेस तो नहीं बता रहा, आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में आ गई, अब आपने कहाँ से क्लासेस लेके आनी है? आपने किस तरह से जो एक्चुअल वे है क्लास डायग्राम बनाने का, क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का, वो किया है। सबसे पहले टेक्स्ट की ग्रामेटिकल पार्सिंग करके नाउन्स को क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने के बाद उसको सर्टेन क्राइटेरिया से गुजारा, उसके बेस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया, जो एक्सेप्ट हो गया वो क्लासेस बन गई। मतलब यहाँ पे सिस्टम एक नाउन एक्सेप्ट हुआ था जो कि एक क्लास बन गई। उसके बाद वो नाउन जो रिजेक्ट हो गए हैं वो उस क्लास के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। वो यहाँ पे सिस्टम आईडी सेव हो रहा है, फोन नंबर सेव हो रहा है, स्टेटस सेव हो रहा है, ये सारी चीजें सेव हो रही हैं, ये एट्रीब्यूट्स बन गए। उसके बाद होता है ऑपरेशन, उस क्लास के क्या क्या होंगे। आप उसी टेक्स्ट की दोबारा से उस टेक्स्ट को रीड करोगे, रीड करने के बाद उसमें से वर्ब्स निकालोगे, वो वर्ब्स जो होंगे वो फंक्शंस होंगे। वो फंक्शन आप उस क्लास के रिलेटेड, जिस क्लास से लिंक कर रहे होंगे, आप उसके एट्रीब्यूट वाले पोर्शन में वो फंक्शन ऐड कर दोगे कि ये क्लास ये चीजें परफॉर्म कर सकती है। यहाँ तक कोई क्वेरी? पेपर में कैसे होगा? जैसे मैं कोई सिनेरियो दे देती हूँ, मैं कहती हूँ यूजर ने ऑनलाइन पेपर सॉल्व करना है, टेक्स्ट मैंने दे दिया है कि यूजर जो है लॉग इन करेगा, ये करेगा, ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, और उसने ऑनलाइन पेपर करना है। पेपर करने के बाद वो सबमिट करवा सकता है, सबमिट करवाने के बाद वो पेपर व्यू कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से बनाती जा रही हूँ, ये एक सिनेरियो बना के मैंने दे दिया। आपने क्या करना है, बैठ के उसको रीड करना है, उसमें से नाउंस निकाल लेने हैं। नाउंस निकाल लिए, फिर उसके बाद आपने उन नाउंस को एक्सेप्ट क्राइटेरिया से गुजारना है, जो कि आपको पता होगा कि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, हाँ बनेगा। टीचर की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, टीचर ने आगे चेक करना है तो वो बनेगी क्लास। कौन कौन सी क्लासेस बनेगी आपने वो एक्सेप्ट कर लेना है। जो क्लासेस नहीं बनेगी आपने उन नाउन को एट्रीब्यूट्स बना लेना है, वो किन क्लासेस की, जिन क्लासेस से बिलोंग, स्टूडेंट आईडी से बिलोंग करेगा, कौन कौन सी किस आईडी किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आपने वो बना लेना है। उसके बाद आपने उस टेक्स्ट को जो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा दोबारा से पढ़ोगे, दोबारा से पढ़ के उसमें से वर्ब्स निकाल लेने हैं। अब वो जो वर्ब्स होंगे वो उस क्लासेस के क्या ऑपरेशंस बन जाएंगे, और उनके ऑपरेशंस लिख के देन आपने सारी क्लासेस को आपस में कनेक्ट करके आगे जाके आप पढ़ोगे क्लास डायग्राम पे। जब हम कंप्लीट एक लेक्चर लेंगे उसमें होगा कि डिफरेंट तरह के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, शायद आपने पढ़ा हो कार्डिनलिटी और जनरलाइजेशन, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, और ये वाली डिफरेंट टाइप के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब्स्ट्रक्शन होती है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। ये इस तरह के रिलेशन की कौन सी क्लास किस दूसरी क्लास से किस तरह से कनेक्टेड है, ये आपने पढ़ लेना है और इस तरह से आपने कनेक्ट कर देना है। ये वाटरफॉल मॉडल वो किस तरह से मैं कोई सिनेरियो देती हूँ कि पर्टिकुलर एक है XYZ कोई कंपनी है, वो कंपनी सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रही है, वो सॉफ्टवेयर की कुछ रिक्वायरमेंट्स आपके सामने होती हैं, आप उससे आइडिया लगाते हो ये छोटा सॉफ्टवेयर है या बड़ा सॉफ्टवेयर है, कितने टाइम का है, कितनी कास्ट लग रही है, उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हो रिक्वायरमेंट फाइनलाइज है या नहीं। अगर रिक्वायरमेंट पहले से आपको पता है तो उस केस में आपको क्या उनको किस तरह से तैयार करना है, किस सिचुएशन में कौन सा मॉडल ज्यादा बेटर है, आपको क्या किस कंडीशन में स्पाइरल, अब मैं पूछ लूंगी कि इस कंडीशन में कौन सा मॉडल अप्लाई होगा, तो आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? जितना पढ़ेंगे सारा अभी तक, जैसे फ्लो ओरिएंटेड मॉडल, यूज केस सिनेरियो, जो भी आपने पढ़ा हो इतना ज्यादा नहीं है बेटा।
बेटा मेन चीजें अभी आपके पास जो मैंने कहा है, आपने बुक रीडिंग करनी है। मैं बार बार कहती हूँ नॉलेज हमेशा बुक से मिलता है, स्लाइड से आपको वो उस तरह से नॉलेज नहीं मिल रहा होता, पॉइंट्स लिखे होते हैं यहाँ पे। जब आप समर, जैसे मैं हर लेक्चर में शायद मैंने हमेशा यूज किया होगा वर्ड, ये स्लाइड मैंने उस जगह से ली है, ये वाली डायग्राम मैंने उस जगह से ली है, तो आपने क्या कभी जाके खोल के देखा है? नो मैम। तो आपने किस रीजन से हुआ था? उसके अलावा मैं बुक पढ़ने के लिए भी मैंने आपको दी थी, तो डेफिनेटली अगर किसी ने अगर एक अच्छा मेरे सामने एक बच्चा है जिसने दोनों बुक्स से भी पढ़ा है और स्लाइड से भी पढ़ा है, और एक बच्चा है जिसने सिर्फ स्लाइड से पढ़ा है, तो दोनों में से कौन से आपको लगता है कि किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? मैम मुझे स्लाइड से पढ़े, स्लाइड्स वाला मैम। बेटा जब आपके पास नॉलेज होता है ना तो आप अटेम्प्ट अच्छे से, एक चीज होती है कॉन्फिडेंस, बच्चे कहते हैं मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे समझ नहीं आई, मैं कंफ्यूज हो गया था। जिसके पास नॉलेज होता है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होता। जब आपके पास नॉलेज होता है तो आप बोलते हो। आपने एक टॉपिक को सिर्फ स्लाइड से देखा हुआ है तो आप परेशान हो गए, सामने लोग बैठे हैं किस तरह से क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या बोलेंगे। और एक बंदा जिसने 3 डिफरेंट बुक से आर्टिकल से पढ़ के वो आया हुआ है, तो वो वैसे ही कॉन्फिडेंस से बात करेगा। ये होता है कि जब आप पढ़ लेते हो तो आपको डिफरेंट सिनेरियो आ जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हिला जुला के आ जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अब बुक से आपने पढ़ा था, आपने सिनेरियोस डिफरेंट तरह के ऑप्शन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक क्लास के अंदर उस तरह से इतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता, तो वो डिफरेंट सिनेरियो देख लेते हो तो आप तो ज्यादा बेटर उस चीज को हैंडल कर पाते हो। आप जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है वो भी आप बेटर तरीके से, अगर कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाता है तो वो बच्चा जिसने बुक से पढ़ा होता है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसे सॉल्व कर पाता है। हमेशा क्रिटिकली, आपका तो टोटल है ही क्रिटिकली ये होगा, आपने सोचना है। अब जैसे मैं आपसे कह रही हूँ वाटरफॉल मॉडल किस लिए, कहाँ पे, किस सिचुएशन में यूज होगा, स्पाइरल किस लिए, कहाँ, किस सिचुएशन में यूज होगा कि हमारे पास कोई आ जाती है स्टेटमेंट जिसका एक मतलब एक प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम उसका क्लास डायग्राम बनाएंगे ना, देखेंगे इसके कौन सा मार्ग स्टेटमेंट का क्या आ जाता है क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपके पास एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए आता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, इंसेप्शन स्टेज करते हो। इंसेप्शन में क्या था, 3 सेटअप क्वेश्चन जिसमें आपने फाइंड आउट करना है कौन बनवा रहा है, कौन पे कर रहा है, कौन यूज करेगा, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सेकंड स्टेज में इलिस्ट्रेशन, जिसमें हमने कोलैबोरेटिव कहा, वैसे भी हो सकती है, क्यूएफटी से भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया कि आपने उनको डायग्राम, डिफरेंट डायग्राम क्यों बनाई जा रही है, उनको एक्सपेंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि क्या ये चीजें, आप जब रिक्वायरमेंट आएंगी तो उनमें से बहुत सी रिक्वायरमेंट अननेसेसरी होंगी, कुछ जो होंगी कंट्राडिक्टरी होंगी एक दूसरे। जैसे इस बच्चे ने कहा है कि ये होना चाहिए, लास्ट वाले बच्चे ने कह दिया ये नहीं, टोटली अपोजिट कह दिया है, ये नहीं होना चाहिए। आप दोनों की रिक्वायरमेंट एट ए टाइम नहीं इंप्लीमेंट की जा सकती, दोनों के दरमियान निगोशिएट करना पड़ेगा। निगोशिएट करके देन आप क्लाइंट के पास जाते हो, उससे कहते हो कि ये चीजें आपने मांगी हैं, तो साइन करवा लेते हो कि हम आपको ये देंगे। जब आपको पेमेंट करनी है तो आपने ये, आपके पास सेटअप रिक्वायरमेंट है और आपने चेक कर लेना है ये हमने इंप्लीमेंट करके दे दी है। उसके बाद क्या होता है कि वो रिक्वायरमेंट देखता है, वैलिडेट हो गई, उसके बाद आप रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग आप बनाना शुरू कर देते हो। आपने डायग्राम बना के इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की टीम का काम खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद डेवलपर्स जो हैं वो आप इंप्लीमेंटेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी। मीनवाइल कोई क्लाइंट आके कहता है मुझे ये नहीं, मुझे ये वाली चीज ना थोड़ी सी चेंज चाहिए। ये होता है हमेशा, क्लाइंट कभी भी श्योर नहीं होता। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं, सॉफ्टवेयर फेल होने की बिगेस्ट रीजन ये होती है,
रिक्वायरमेंट्स वोलेटिलिटी, आपने रिक्वायरमेंट वोलेटाइल रिक्वायरमेंट का वर्ड शायद मैंने पहले भी यूज किया हो। रिक्वायरमेंट वोलेटाइल होती है, मींस रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज होती है। थोड़ी देर बाद आके क्लाइंट कहता है ये चाहिए, थोड़ी देर बाद आके फिर चेंज करता जाता है, करता जाता है। जी वैलिडेशन में करवाए जाते हैं। मैंने बता दिया है कि क्लाइंट आप लिख लेते हो, उसके बाद आपके पास रिक्वायरमेंट लिखी हुई है और आप क्लाइंट के पास लेके जाते हो, उसे कहते हो कि ये चीजें आप मांग रहे हो, हमें ये समझ आई है और क्या आप श्योर हो कि यही मांग रहे हो। फिर उसके बाद सिग्नेचर ले लेते हो, ये हमारा एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि इतने पैसों में इतने टाइम में हम आपको ये चीजें डिलीवर करेंगे। जब चेंजेस आती है तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है, क्या फाइंड आउट किया जाता है कि इस चेंज की वजह से आपको कितना काम करना पड़ेगा। इम्पैक्ट एनालिसिस करके या तो आप चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो या रिजेक्ट कर लेते हो। अगर रिजेक्ट हो गई ठीक है, हम नहीं कर सकते। एक्सेप्ट हो गई है तो एक्सेप्ट अगर करते हो, इन केस अगर बहुत छोटा सा चेंज है तो आप वैसे ही अगर पैसे और टाइम के बगैर ही कर देते हो, उसने छोटा सा चेंज किया है। अगर कोई चेंज थोड़ा बड़ा है तो आप कहते हो इस चेंज की वजह से हमें कितना फर्क आएगा, कितना हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। आप उनसे कहते हो, क्लाइंट के पास जाते हो कि आप अगर ये चेंज चाहते हो तो हमारा ये 2 साल का जो प्रोजेक्ट था, अब ये 2 साल और 4 मंथ में बनेगा और ये $200 का जो प्रोजेक्ट था ये $250 में बनेगा। अगर आप को फिजिबल है, अगर आप चाहते हो बनवाना तो आपका ये नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। क्लियर? क्या टाइम हुआ है? अभी हमने बिहेवियर मॉडलिंग भी आज करनी थी और आपने क्लास भी नहीं अभी खत्म की। अभी 5 मिनट मैम कभी हमारी भी मान लिया करें मैम, थोड़ा पढ़ाया करें। हमेशा आपकी ही मानी जाती है। नहीं मैम, आप हमारी मानती नहीं है, आप पढ़ाती जाती हैं। हमारी मानती होती तो हम ऐसे ही छोड़। मैम अगर आप हमें क्लास में इस वक्त देखती तो आपको हमारे पर जरूर तरस आता। क्या हुआ है क्लास में आपको? मैम सुबह 8 बजे से क्लासेस ले रहे हैं मैम। कब से क्लासेस ले रहे हैं? मैम 8:30 8:30 से। तो अभी तो आपकी ऑनलाइन क्लास है, आप आराम से ले सकते हैं किसी मैं यूनिवर्सिटी बैठा हूँ। नहीं मैम, सुन नहीं ना सकते, देख सकते। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने अटेंड किए हैं क्लासेस तो स्क्रीनशॉट में अवेलेबल है। मैम काफी आज के लिए बहुत ज्यादा पढ़ ली है। बेटा कहाँ है? यस मैम, यस मैम, मैम काफी है। यस मैम काफी है। अच्छा, ये अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, इसको तो खत्म करें फिर आगे देखते हैं क्या करना है। CRC कार्ड्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है किसमें, CRC कार्ड किसने बताया था? मॉडल जब मैं पढ़ा रही थी मैम, जब आप मॉडल्स पढ़ा रही थी उसमें आपने बताया था, स्पाइरल में शायद। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में मैंने बताया था। क्या होता है जल्दी से बताएं। मैम ये स्टिकी नोट्स टाइप होता है, मतलब हम वो जो क्लाइंट होता है उसके ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट बताता है उसको अलग अलग कार्ड्स पे जो है ना वो कर लिख लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को। नहीं वो तो स्टोरी कार्ड होते हैं ना मैम जो आपने रिक्वायरमेंट्स सीआरसी को कार्ड्स का कार्ड्स यही के फॉर्म था। पे लिखा। CRC क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटिव, जिसमें मैंने बताया था कि एक क्लास जो होती है इसका क्या मतलब होता है कि हमारी एक क्लास अपना काम परफॉर्म करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, हर क्लास जो होता है, CRC कार्ड का क्या मतलब है, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक क्लास जैसे फ्लोर प्लान एक क्लास है, बेटा थोड़ा सा पढ़ लो फिर उसके बाद बातें करना। एक क्लास है जैसे फ्लोर प्लान जी, बेटा ये वाला एक थोड़ा सा पढ़ लो, ये टॉपिक खत्म होने वाला है। फ्लोर प्लान एक क्लास है। अब
ये क्लास ने ये काम परफॉर्म करने हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कुछ। उसके बाद ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट होती है, ये सीआरसी कार्ड्स दिखाते हैं। क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर या क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड्स जो होते हैं वो बताते हैं एक क्लास अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट वाल्स, डोर्स, विंडो। अब एक कैमरा से वाल को देखा जा रहा है तो वो किस वाल पे, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि किस वाल पे, किस डोर पे जो है वो कोई मोशन डिटेक्ट हुई है, तो ये वाल क्लास पे डिपेंडेंट है। ये पोजीशन ऑफ वीडियो कैमरास, ये कैमरा क्लास पे डिपेंडेंट है। एक क्लास फ्लोर प्लान जो है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए इन दो क्लासेस पे डिपेंडेंट है, वाल और कैमरा क्लास पे। ये एक सीआरसी कार्ड की एग्जांपल है जो कि आपको सामने दिखाई हुई है। ये भी आपको क्लास की एक एग्जांपल दी हुई है। क्लास का नेम, ये आपको आइडिया होगा पहले भी, क्लास का नेम होता है, क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं और क्लास जो ऑपरेशन परफॉर्म करती है वो दिखाया जाता है। जहां तक क्लास डायग्राम में कोई मसला, अभी तक हमने क्लास बेस्ड मॉडलिंग पढ़ी है। हमने क्या कहा है, हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एलेबोरेशन स्टेज पे हैं। एलेबोरेशन स्टेज को हम एनालिसिस भी कहते हैं। एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, दो तरह का एनालिसिस करते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर हमने देखा फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग डाटा के फ्लो को दिखाया जा रहा होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, जिसके अंदर हमने देखा क्लास बेस्ड मॉडलिंग, बिहेवियर मॉडलिंग और सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। हमने क्लास बेस्ड मॉडलिंग में क्लास डायग्राम देखी है, सीआरसी कार्ड्स देखे हैं, और उससे पहले सिनेरियो बेस्ड में हमने क्या देखे थे, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्विम लेन डायग्राम। अब हमारा लास्ट एक रह गया है बिहेवियर मॉडलिंग। उसके बाद बिहेवियर मॉडलिंग के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, जो कि क्या थी, कौन मुझे बताएगा, जल्दी से बताएं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की नेक्स्ट स्टेज क्या थी? 7 स्टेजेस मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी जब हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था। मैम शायद स्पेसिफिकेशन, एलैबोरेशन के बाद क्या होता है, स्पेसिफिकेशन शायद, नेगोशिएशन, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, देन वैलिडेशन, देन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की जाती है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। हम जल्दी से ये बिहेवियर मॉडलिंग खत्म करेंगे, उसके बाद हमने वो छोटे छोटे टॉपिक्स जस्ट रह गए, नेगोशिएट कैसे करना है, स्पेसिफाई कैसे करना है। स्पेसिफाई का मतलब है रिक्वायरमेंट्स लिख लेना है टेम्पलेट में, IEEE के फॉर्मेट में। अच्छा, मैंने एक बात आपसे की थी, आपने SRS का IEEE का फॉर्मेट डाउनलोड करना है और पढ़ के आना है कि उसमें क्या होता है। जल्दी से बताएं, मैंने पहले के दिया हुआ है ये काम, बताएं कौन कौन पढ़ के आया है। मैम वो इतना बड़ा था, उसको देख के बंद कर दिया। देख के बंद कर दिया था। अब वो पढ़ना तो पढ़ना है आपको, जैसे भी पढ़ेंगे देखना है, खोल के दोबारा से खोलना है। जो बहुत बड़ा था थोड़े पेजेस करके खोलने हैं, जस्ट देखना है कि कौन कौन सी हेडिंग है, क्या चीजें उसमें यूज करती हैं, क्योंकि वो आपने इन दी एंड, जैसे जब हमने रिक्वायरमेंट एलेबोरेट करनी, निगोशिएट करनी, स्पेसिफाई करने का क्या मतलब है, हम उसे टेम्पलेट के अंदर लिख लेते हैं। अब वो रिक्वायरमेंट उसमें लिख के देन हम क्लाइंट के पास लेके जाते हैं एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए कि ये चीजें हमने समझ आई है कि ये तुम चाह रहे हो, तो क्या तुम वाकई में यही बनवाना चाह रहे हो, और उसके बाद साइन ले लेते हैं। वो आपने साथ साथ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप साथ साथ उससे समझ रहे होंगे कि उस टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक और बात, मैंने एक असाइनमेंट अपलोड की है, देखिए किसी ने? नो 6 वीक हो गए हैं आपके। मैम किस वीक में की अपलोड? बेटा वो तो मैं भूल गई हूँ, आप देख लीजिएगा उसमें क्या ड्यू डेट है। अच्छा, करना क्या है आपने काम, पहले अंडरस्टैंड करें करना क्या है। कोई
सोचना है क्या आपने काम करना है, कोई भी प्रोजेक्ट अपना चूज करना है, सोच लिया कोई भी काम। अब उसके लिए इंसेप्शन स्टेज पढ़िए, क्या करती है इंसेप्शन स्टेज पे? तीन सेटअप क्वेश्चन होते हैं, 3 सेटअप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, कौन बनवा रहा है, कौन यूज करेगा, वो सारी चीजों के आपने आंसर, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होंगे प्रोजेक्ट के, इन सब क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो मेरे से ये कोई XYZ ग्रोसरी शॉप है, उन्होंने कहा है कि मेरी वेबसाइट बना दो मेरी, उसका क्या फायदा होगा, कौन बनवा रहा है, कौन यूज करेगा, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है, उन सब क्वेश्चन के आंसर करने हैं। सेकंड स्टेज इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन में क्या कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे आप, या QFT बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, जो आप यूटिलाइज करेंगे टेक्निक, आप क्वेश्चनियर करेंगे, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कैसे आपने गैदर करनी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट इलिसिट करनी है। यहाँ तक आपकी ये असाइनमेंट का काम है। क्या लिखा हुआ टाइम वहां से सर्च करना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होनी है वो थर्सडे को है, उसमें आपका क्विज होना है। अब मैं एक्सप्लिसिटली बता रही हूँ जी, LMS पे सबने ज्वाइन किया हुआ है कोर्स को, आपका क्विज होना है जितना पढ़ा हुआ है उसमें से। क्या? नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होना है थर्सडे को, नहीं बेटा थर्सडे को 2:30 पे जो आपकी क्लास होती है उसमें आपका क्विज होना है। मैम ऑनलाइन ऑन कैंपस ऑनलाइन यार क्या हो गया? क्या? मैम कितना होगा क्विज, किस टॉपिक कितना? क्लास के बहुत टाइम बड़ा होगा। आते हैं बच्चे, कहते हैं हमारे पास नेट हाय अवेलेबल हाय। नहीं, हम वहां पे थे, यहाँ पे थे, हमारी और कमिटमेंट्स होती हैं। ये तो आपकी कमिटमेंट क्लास की है, कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि इस टाइम पे मैं नहीं अवेलेबल, तो आपने क्लास तो लेनी थी। ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे पता नहीं, मैंने जितने भी जो आपके लेक्चर्स होते हैं वो ठीक है, जितना पढ़ा हुआ है सब में से सारा कुछ जो भी 100। मैम ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा क्विज के लिए, कुछ काम करें? यस मैम, कम करें प्लीज। कैरी करते जाएं, जो भी चीज है, कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वेटेज कितनी होगी, वेटेज ऑटोमेटिकली जितने आपके क्विजेस होंगे उसके लिहाज से इसकी वेटेज कंसीडर हो जाएगी कि कितनी उसको करना है। उसके आपको क्या जितना काम दिया जाता है क्लास में कोशिश किया करें उससे अच्छे से कर लिया करें। अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट देती हूँ तो वो भी आपकी लर्निंग। अब देखें जैसे आपने अभी ये क्विज होएगा, आपने सारी चीजें ये अंडरस्टैंड करके क्विज देना है, आपका हो गया ये टॉपिक तैयार। अब यही टॉपिक को जब आप अपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे करके देखोगे, आप इंसेप्शन करोगे प्रैक्टिकली, आप इलिसिट रिक्वायरमेंट करोगे प्रैक्टिकली, तो आपको खुद से और पता चलेगा। कोशिश करें कि जब ये वाला प्रोजेक्ट करें तो इसको अच्छे से करने की रियल एक प्रोजेक्ट लें, सचमुच के क्लाइंट्स लें कि ये बंदा ये प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहा है। होटल कोई सिस्टम है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है। जब आप रियल वर्ल्ड में जाके क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे, आपको पता चलेगा क्लाइंट किस किस तरह की बातें करता है और किस सिचुएशन में हमें किस तरह से डील करना पड़ता है। तो देन आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा, और जब आप प्रैक्टिकली ये खुद कर रहे होंगे तो आपको वैसे ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको कोई तैयारी करने की या याद करने की जरूरत नहीं। बेटा देख लो 4th या 5th किसी में देख लो, 4th में देख लो। फिफ्थ वीक में है, 26 नवंबर लास्ट डेट।
मैंने टाइम ज़्यादा दिया है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उसके लिहाज से एफर्ट पुट करेंगे। ये नहीं हो आप 6 वीक्स के अंदर जितना भी आपने अंडरस्टैंड किया है चीज़ों को, आप उसमें मैं देखूंगी कि ये ना हो कि लास्ट दिन के लास्ट शाम को आप क्या करो कि आप मुझे असाइनमेंट देनी है तो इधर से उठाओ और उधर से उठाओ और वो पेस्ट करो और वो दे दो। अच्छा, एक और चीज़, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। इवन आपका एक सीनियर बैच जो था उसने भी लास्ट टाइम ये किया था, और मैं कॉपी पेस्ट वाली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आपने प्लेजरिज्म, अगर आपने खुद कुछ भी लिखे, जैसा भी लिखे, लेकिन आप स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। आप लर्न करें कि हमने किस तरह लिखने का तरीका क्या होता है। आपने एग्जैक्टली चीज कॉपी नहीं की हो किसी की, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा लिख लें, जैसे भी लिखे। अब क्वेश्चन है जैसे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, आपने कहना है इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, उसका फायदा क्या है, वो सॉफ्टवेयर बनने से कंपनी को क्या फायदा होगा, बजाय इसके कि आप नेट से उठा के कुछ लिखते हैं, आप खुद से सोचें। आप देखें कि वो अगर सॉफ्टवेयर में ग्रोसरी शॉप के लिए बना देता हूँ तो उससे उसको क्या प्रॉफिट होगा, उसको बस आपने राइट डाउन कर लेना है, कॉपी नहीं करना। कोडिंग किस चीज की आप कह रहे हैं? मैम असाइनमेंट रिपीट कीजिएगा। अपनी इजहार राय नहीं हमने करनी, हमने क्लाइंट की इजहार राय को लेना है और वहां से रिक्वायरमेंट हम नहीं, हम एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपने खुद को निगेट, आपने अपनी प्रेफरेंसेस को नहीं देखना होता कि मैं ये चाह रहा हूँ, क्लाइंट क्या बनवाना चाह रहा है, आपने ये चीज देखनी होती है। लिस्टेशन में क्या पढ़ा था? लिस्टिटेशन के डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, आप नेट से भी देख सकते हो, 100+ टेक्निक होंगी। जैसे मैंने क्लाइंट से एक्चुअल में पहले क्या था, पहले डोमेन नॉलेज ले रहे थे, ओवरव्यू ले रहे थे, यूजर किसने यूज करना है, एक्स्ट्रा ये सारी चीजें। अब हमने एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट इलिसिट करनी है। वो रिक्वायरमेंट जैसे एलएमएस सिस्टम को मैंने इंप्रूव करना है, तो अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इंसेप्शन में कि मैं किन लोगों से रिक्वायरमेंट लूंगी। स्टेक होल्डर्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, अब उनसे पर्टिकुलर जाके सवाल जहाँ वो collaborative नहीं होती यार कि आंधी है क्विज और वहाँ पे बुला के हम उनसे रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करते हैं और वो रिक्वायरमेंट हमारे पास आएंगी। जैसे क्लाइंट ने हमें ये कहा, ये दुकान पे जाके कहता है मेरे सिस्टम के अंदर लॉगिन होना नहीं चाहिए, जा ਕਵਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ भाई की मसले ने भाई। बेटा अपने माइक्स को म्यूट कर लिया करें। मैं आपको अनम्यूट की इसलिए ऑप्शन देती हूँ, शायद आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो थोड़ा सा सेंसिबल बिहेव करके आप खुद म्यूट कर लिया करें अपने माइक को। जब भी आपने कोई क्वेश्चन करना है तो देन आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम असाइनमेंट आपने वो उधर अपलोड करनी है एलएमएस पे? जी असाइनमेंट आपने एलएमएस पे देनी है, मैंने अपलोड कर दी हुई है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपने आप क्लाइंट के पास गए हैं, क्लाइंट ने कहा है कि मेरे सिस्टम का रजिस्ट्रेशन अथेंटिकेशन जो होती है वो यूजर नेम पासवर्ड से होनी चाहिए, लॉगिन तब कर सकता है अगर वो ऑथेंटिक यूजर होगा। तो आपने ये स्टेटमेंट लिख ली, ठीक है। उसके बाद जो सिस्टम क्लाइंट ने क्या कहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ रियल में जाके अगर आप क्लाइंट से पूछोगे आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा। मोस्टली क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रोटोटाइप में बताया था कि समटाइम मेरे इवन पहले के स्टूडेंट्स जो थे वो रियल में क्लाइंट के पास गए हैं, क्लाइंट आप कहता है कि रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसे पता भी नहीं वर्ड रिक्वायरमेंट क्या एग्जैक्टली आप चाह क्या रहे हो, उसे ये नहीं पता। वो कहता है ला के मुझे कोई चीज दिखाओ तो फिर मैं बताऊंगा किस चीज के बारे में बात कर रहे हो आप, क्लाइंट ये कहता है। उस केस में हम क्या करते हैं, जिस केस में क्लाइंट को कुछ नहीं समझ आ रही, आप क्या बनवाना क्या कहना चाह रहे हो उसे, तो आप प्रोटोटाइप बना के एक कोई चीज बना के उसे दिखाते हो क्या इस तरह का सॉफ्टवेयर चाह रहे हो, तो वो देन उसको देख के बता देता है कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो उसको आगे एक्सप्लेन करता है, तो आप उससे रिक्वायरमेंट ऐड कर लेते हो सिनेरियोज की फॉर्म में। जैसे आपकी यूजर स्टोरीज बनती हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, तो यूजर सिनेरियोज होते हैं, वो सिनेरियोज की फॉर्म में आप रिक्वायरमेंट ऐड कर देते हो। इसके अलावा रिक्वायरमेंट आप क्या करते हो, उसी जगह पे यूज केस बना देते हो, वो भी एक रिक्वायरमेंट होगी। जैसे बाहर एक्टर है, यूजर कहता है ऑथेंटिकेट होना चाहिए, यूजर कहता है लॉगिन होना चाहिए, यूजर कहता है कि मैं रिजल्ट व्यू कर सकूं, यूजर कहता है मैं पेपर सबमिट कर सकूं, यूजर कहता है मैं ये काम परफॉर्म कर सकूं।
वो परफॉर्म काम को आप यूज केस बना के लिख लेते हैं, डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट डायग्राम से, टेक्सचुअल फॉर्म में, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आपने असल में वो जो बनवाना चाह रहा है वो रिक्वायरमेंट एलिसिट करके लेके आनी है। जैसे जैसे ये स्टेजेस चलती जाएंगी, सेम इसी चीज पे हम आगे काम मूव करते जाएंगे। उसके यूज केस डायग्राम बनाएंगे, क्लास डायग्राम बनाएंगे, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, बिहेवियर मॉडलिंग, ये सब टाइप की मॉडलिंग करेंगे कि कैसे की जाती है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्विज होगा। मैम क्विज के लिए अगर आप थोड़ा सारा सिलेबस कम कर दें, ये बहुत ज़्यादा है आप जितना बता रही हैं, क्विज के लिए सारा मॉडल्स भी हैं, आगे भी इतना ज़्यादा पड़ा है। ऑनलाइन में आपने क्विज करना कैसे होता है ये तो आपको पता ही होगा। मैम नेक्स्ट क्लास बेटा मतलब नेक्स्ट वीक की ये सेम डे वाली क्लास? आपको थोड़ा के सारी की जगह वही थर्सडे होगा, को। क्विज के बीच में कुछ परसेंट होगा क्विज जहाँ पे आके आएगा। जैसे आपके 100 में से आप 90 ले लेते हो तो आप अगर हम कहते हैं 10 में से वो कितने बनेंगे, तो वो उतने आपकी वेटेज लगे। 5 की अगर वेटेज है तो 5 में से वो कितने बनेंगे आपकी, उस तरह वेटेज हो जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? इसलिए मैंने आज जल्दी खत्म कर दिया। इवन ये बिहेवियर मॉडलिंग आपने आज पढ़नी थी। हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक हमारा बहुत देर से स्टार्ट हुआ है और ये खत्म नहीं हो रहा। हम ये बहुत ही देर कर दी है इस टॉपिक पे। अभी आप कह रहे हैं कि मैं तेज पढ़ा रही हूँ। जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करना है और देन हमने नेक्स्ट मूव करना है जिसमें हम हर डायग्राम पे इंडिविजुअल लेक्चर लेंगे। यूज केस डायग्राम जो है उस पे एक लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स करके दिखाऊंगी कि यूज केस कैसे बनता है। उसके बाद आपको एज असाइनमेंट दे दूंगी कि आपने घर से ये एग्जांपल्स करके आनी है ताकि आप खुद से बनाओ, फिर आपको उसकी रिहर्सल हो जाएगी कि एक्चुअल में यूज केस किस तरह से बनाया है। मैम ये जो क्विज आप लेंगी इसमें कोई सिनेरियोस देंगी आप? किस चीज में सिनेरियोस? ये जो क्विज होगा हमारा। बेटा क्विज कुछ भी हो सकता है, अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि क्या हो सकता है। आपने बस तैयार करना है कि हर एंगल जितना पढ़ा हुआ है आपको सब कुछ पता होना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। याद करने वाली कोई चीज नहीं होगी इसमें, कुछ भी ऐसे नहीं होगा कि आपने याद करना है और फिर आपने वो करना है। उसके लिए तो आप वैसे ही सिस्टम उठा के कभी वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं याद करने वाला दूंगी तो ऐसा कुछ क्विज नहीं होगा। आपने याद नहीं करना, लेकिन आपको हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपने स्लाइड्स को ओपन करें, साथ साथ उनको क्लियर हर पॉइंट को पढ़ें और समझें उसे। सिर्फ ये मकसद होता है। ओके। बेटा एक होता है कंपनी, हमारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस बने होते हैं। यहाँ पे जैसे 3-4 लोगों ने मिलकर सॉफ्टवेयर हाउस बना दिया, तो वो लोग रिक्वायरमेंट भी खुद से कर रहे हैं। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो ही रिक्वायरमेंट गेट कर रहे होते हैं। वो इवन रिक्वायरमेंट्स को लिखते भी नहीं, जिसकी वजह से बहुत से मसले आ जाते हैं कि वो क्लाइंट कहता है कि मैं तो और चाह रहा था, मैं तो ये भी, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ये भी करके दो। वो सारी चीजें, ये इश्यूज आते हैं जिसको कहा जाता है कि प्रोजेक्ट फेल होते हैं। फेल प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? मैंने स्टार्ट में बताया था, टाइम पे अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो भी गई है लेकिन टाइम एक्सीड किया है तब भी वो फेल है। अगर कॉस्ट इंक्रीज किया तब भी वो फेल है। अगर वो रिक्वायर्ड क्वालिटी को मीट नहीं किया तब भी वो फेल है। तो प्रोजेक्ट्स अनसक्सेसफुल होने की रीजंस ये सारी होती हैं। हम कहते हैं कि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोजेक्ट किए जाते हैं प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से, तो वो सक्सेसफुल होते हैं। अब वो सिस्टमैटिक तरीका ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं किया जाता। छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में ये भी होता है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी वही होते हैं, फिर उसके बाद डिजाइन डायग्राम भी वही बना रहे होते हैं, फिर इंप्लीमेंट भी वही कर रहे होते हैं। असल में जो आप बाद में जाके ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस में अगर जॉब करते हो, जैसे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उसमें डिफरेंट टीम्स होती हैं। जैसे आप जो है अच्छे रिक्वायरमेंट इंजीनियर हो, आप अच्छे निगोशिएटर हो। आप रिक्वायरमेंट लेके आके जब टीम के दरमियान मसले आ गए, निगोशिएशन एक फेज है, तो उसको कैसे निगोशिएट करना है। अगर आप, हो सकता है कि आप में बिल्ड इन वो वाली बाय डिफॉल्ट अल्लाह की तरफ से आप में वो एबिलिटीज ज्यादा है कि आप लोगों के दरमियान निगोशिएट करवा देते हो, आप कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर लेते हो। तो आप उस टीम में आपकी जॉब ये होगी। डिफरेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियर की जॉब है तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके निगोशिएट करके आपका काम खत्म हो गया, आप आगे फॉरवर्ड कर देते हो। फिर कुछ डिजाइन टीम के एक्सपर्ट होते हैं जो कि डिजाइन बनाते हैं,
देन कुछ प्रोग्रामर्स होते हैं, मोस्टली हमारा कॉन्सेप्ट होता है जो प्रोग्रामिंग सारी चीज होती है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल जो सर्वे किया गया उससे पूरे प्रोजेक्ट का 13% आप कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन बाकी सारा जो होता है वो दूसरे पार्ट्स पे होता है। अब फिर इम्प्लीमेंटेशन टीम को मिल जाता है डायग्राम के थ्रू आगे इम्प्लीमेंट करना कोई खास बात नहीं होती, वो उसे कोड कर देते हैं, फिर टेस्टिंग टीम के पास चला जाता है वो कोड। टेस्टिंग टीम क्या करती है, उन्होंने रिक्वायरमेंट को देख के टेस्ट केसेस बनाए होते हैं। आप इस कोर्स में टेस्ट केसेस कैसे बनाए जाते हैं ये भी करोगे। अब वो टेस्टिंग करते हैं कि यूजर को देने से पहले हम चला के देख लें कि हमारी चीज, उसको टेस्टिंग कहा जाता है कि सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो वो टेस्ट केस बना के टेस्टिंग टीम वो कर लेती है। क्वालिटी एश्योरेंस वाली टीम होती है जो कि क्वालिटी एश्योर करती है कि क्वालिटी आपके प्रोजेक्ट की है, ताकि हमारी रेपुटेशन ना खराब हो जाए कंपनी की। तो जो बड़ी कंपनी होती हैं उसमें ये हर टीम अलग-अलग एग्जिस्ट करती है। ज्यादा अच्छे किसमें होंगे उसमें वो उस चीज से वो इसलिए होता है। अपना कैसे सोचता है बंदा मोस्टली, एक तो क्या होता है कि अपने बिजनेस को प्रेफरेंस दी जाती है कि हम इजी कंफर्टेबल होता है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप जॉब नहीं कर रहे, तो वो वैसे ही प्रेफरेंस दी जाती है उस काम को। और वो स्टार्ट पे ये होता है कि आप इस तरह से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर उठाते हो, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाता है आपने क्या करना होता है। जैसे हम स्टैंडर्ड, इधर हम कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है सियालकोट में कोई भी और यूनिवर्सिटी जो है वो उसका स्टैंडर्ड ये वाला नहीं है, वो एनसेक से आपकी जो डिग्री है वो एक्रीडेटेड है, बाकी यूनिवर्सिटी की नहीं है, अगर हम ये बात करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए हमने इसी तरह सॉफ्टवेयर जो कंपनीज होती हैं उनके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। CMMI वर्ड सुना हुआ है? CMMI वर्ड सुना हुआ है आपने? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। अब ये क्या होता है, ये CMMI क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी जो होता है उनके लेवल्स को डिफाइन करता है। अगर आपने CMMI की सर्टिफिकेशन ली हुई है तो डेफिनेटली लोग आपसे प्रोजेक्ट बनवाएंगे। एक कंपनी जो है उसने नहीं ली हुई और एक कंपनी आपके साथ खड़ी है जी, जिसके पास एक्रीडेशन होगी तो उससे लोग प्रेफर करेंगे बनवाना कि ये स्टैंडर्ड वाली एक जगह है। अब वो एक्रीडेशन मिलेगी कैसे, वो आपके काम को देखेंगे आगे कि क्या आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हो, आप रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे हो, रिक्वायरमेंट कहीं लिख रहे हो, रिक्वायरमेंट को निगोशिएट कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो। अगर आप इन स्टैंडर्ड्स के पे पूरा उतरोगे तो वो आपको एक्रीडेशन दे देंगे और उसके बाद आपको कर सकते हो कि आप कंपनी डेफिनेटली आपको प्रमोट करेगी कि वो लोग आपसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जी लग तो नहीं रहा, नहीं मुझे नहीं लगता होगा। अगर कोई इशू है कुछ तो पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो मेरे से ऑफिस में आकर पूछ लिया करें कि मुझे समझ नहीं आया। कोशिश करें साथ साथ लेक्चर्स को कर लें, बाद में एंड पे जाकर मुश्किल होता है करना चीजों को। मैम अटेंडेंस मार्क हो गई है तो जा सकते। तो मैं अभी कर रही हूँ आपकी अटेंडेंस मार्क। हो गई, आप जा सकते हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। पूछना हुआ मेरे से आप ऑफिस में पूछ सकते हो या मुझे ईमेल कर सकते हो।
अल्लाह हाफिज।